एक रोमांच से भरा उपन्यास। दफ्तर में अशर अपने ऑफिस में बैठकर मारियाना से अपने रिश्ते के बारे में सोच रहा था। एक लंबी गोरी भूरी आंखों वाली महिला जिसके साथ उसे 2 साल पहले प्यार हो गया था। पर क्या ये सच में प्यार था, उसने सोचा। मारियाना के पिता श्री स्मिथ न केवल उसके पिता के मित्र थे, बल्कि उनकी रिसोर्ट श्रृंखला, होटलों की श्रृंखला में व्यापारिक भागीदार भी थे। वो मारियाना को बचपन से जानता था, लेकिन उसके साथ कम बातचीत करता था क्योंकि वह मारियाना को असभ्य और क्रूर स्वभाव वाली समझता था। 21 दिसंबर 2014 की बात है, जब उसने मारियाना को एक अलग तरह से देखा, और वो पहले कभी भी नहीं हुआ था। उस दिन वो एक अलग प्रकार की ही दृष्टि थी, लेकिन क्या ये वास्तव में उसके द्वारा हुआ था या शराब के कारण जिसने उसे प्रभावित किया था? ये अभी भी हल किया जाने वाला प्रश्न था। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसके छोटे भाई जर्रार ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। हाँ, कृपया। तुमको मेरे दफ्तर में आने के लिए कभी पूछने की जरूरत नहीं है, अशर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जर्रार अंदर आया और अशर के सामने के डेस्क के इस तरफ पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। तो आखिर आपके और मारियाना के बीच का सब कुछ खत्म हो गया है? जर्रार ने पूछा। तुमको ऐसा क्यों लगने लगा है? अशर ने भौहें उठाकर पूछा। मैंने उसे आपके साथ काफी दिनों से नहीं देखा है, और पिछले कुछ दिनों से वो यहां भी नहीं आई है। क्या आप जानते हैं कि पिताजी चाहते थे कि आप जल्द से जल्द उसके साथ समझौता कर लें? अशर ने आंखें मूंद ली। उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे शादी करने की सही उम्र के बारे में बताया था। उन्होंने 30 से 35 को सर्वश्रेष्ठ आयु के रूप में वर्गीकृत किया था, और यह भी याद दिलाया था कि कैसे असर शादी की उम्र से 1 वर्ष ज्यादा हो गया था। छोटे भाई, तुम्हारे पास अभी 2 साल ही बाकी हैं। 2 साल बाद डैडी तुमको भी यही कहेंगे कि अब शादी करके एक घर बसा लो और स्थायी हो जाओ। तब डांट खाने की बारी तुम्हारी होगी, अशर ने कहा और जोर से हंस दिया। पर मुझ पर भरोसा करो भाई, मैं 30 साल का होने का भी इंतजार नहीं करूंगा। जर्रार ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया। अशर और जर्रार के बीच उम्र का अंतर 8 साल का था, लेकिन उनके बीच का भाइयों का प्रेम का बंधन 2 घनिष्ठ मित्रों से किसी भी तरह कमजोर नहीं था। वो दोनों हमेशा अपने मन की बातें एक दूसरे को बताते रहते थे और हर स्थिति में एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते थे। दोनों किसी भी समस्या का मिलकर सामना करते थे। मुझे नहीं लगता कि मैं मारियाना के साथ अपने रिश्ते को जारी रख पाऊंगा। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो गई। अब पिछले 2 वर्षों में निश्चित रूप से उसके साथ का आनंद लिया है, लेकिन उसके साथ अपना पूरा जीवन बिताने के विचार से मैं खुद को कुछ सहज महसूस नहीं करता हूं। मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूं। आखिर जीवन पार्टियां करने या क्लब में जाकर मौज मस्ती करना ही तो नहीं होता है ना, है ना? जीवन का कुछ और भी अर्थ होता है, लेकिन मारियाना उसको समझने में असफल ही होती है। मेरा मतलब है कि वह निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत और जीवंत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस जीवन शैली में फिट हूं जिस जीवन शैली को वो पसंद करती है। अशर ने अपना दिल निकालकर अपने छोटे भाई के सामने रख दिया। मुझे ये सब कुछ पता था भाई, और मुझे यकीन है कि जल्दी ही आपको एक ऐसी लड़की मिल जाएगी जिसकी फ्रीक्वेंसी आपसे मेल खाती हो। इसमें 1 या 2 साल लग सकते हैं, लेकिन किसी के साथ सिर्फ एक जगह पर स्थायी होने के लिए स्थायी होना कोई समझदारी की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे पूरी तरह से समझते हो छोटे? अशर ने अपने छोटे भाई जर्रार का हाथ थपथपाते हुए कहा। तो अब कम से कम ये तो बता ही दीजिए कि आप मारियाना के साथ अपना रिश्ता कब खत्म करने जा रहे हैं? जर्रार ने अशर की तरफ घूर कर देखते हुए कहा। वैसे अनौपचारिक रूप से तो हमारा रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन मैं उसे पहले इस रिश्ते को तोड़ने का मौका दे रहा हूं, ताकि वो मुझ पर उसे ना समझने या उसे समय ना देने के लिए दोष ना लगा सके। और ऐसा ही सब कुछ हुआ था।
पेरिस में। अगली रात अशर को मारियाना से एक ईमेल प्राप्त हुआ था जिसमें उसने लिखा था कि वो कितनी उपेक्षित महसूस करती है, जबकि अशर ने अपना पूरा ध्यान केवल अपने कैरियर और काम पर लगाया हुआ था। हालांकि वह उसे एक दोस्त के रूप में भी देखती थी जिसे वह कभी नहीं खो सकती थी और उसे जीवन में शुभकामनाएं देती रहती थी। वह हमेशा ही अशर की बेहतरी ही मांगती थी। संदेश के अंतिम भाग ने अशर को असामान्य तरीके से राहत दी। उसको अच्छा लगा कि वो उसको ये सब कुछ होते हुए भी एक अच्छा दोस्त मानती थी। अब वो खुद को एक ऐसा व्यक्ति मानने लगा जो रिश्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ता था और रिश्ते की चिंता नहीं करता था। मरियाना की ईमेल ने उसको बहुत सुकून पहुंचाया था। मरियाना को वास्तव में सिर्फ अशर का समय और खूब लाड प्यार चाहिए होता था, लेकिन उन पलों में अशर की प्राथमिकता उसकी कंपनी, उसका काम और कंपनी की तरक्की थी। वो ला पारीने होटल और रिसोर्ट चेन को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता था। होटलों की दुनिया में उसका नाम तो काफी था, लेकिन वो अपने होटलों की श्रृंखला को दुनिया भर में फैलाकर सर्वश्रेष्ठ होना चाहता था उस व्यवसाय में, और उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता था। पर इसीलिए वो मारियाना को समय नहीं दे पाया था। उस ईमेल को पढ़ने के बाद, थोड़ा सुकून मिलने के बाद, अब वह कुछ घंटों के लिए चैन की नींद सो सकता था, क्योंकि उसे अगले दिन सुबह सुबह जहाज से पेरिस जाना था और वह अगले दिन सुबह कम नींद के कारण थका हुआ नहीं दिखना चाहता था। पेरिस के लिए अपनी उड़ान से पहले अशर ने मारियाना को यह बताते हुए संदेश भेजा कि वह उसके साथ बिताए समय के लिए से कितना प्यार करता था, और हालांकि वे एक दूसरे की आवृत्ति से मेल नहीं खाते थे, उसने निश्चित रूप से मारियाना को एक दोस्त के रूप में माना था और उसके अच्छे भाग्य की भी कामना की थी। फ्लाइट में अशर का अलग ही रवैया होता था। उस दिन भी उसने एयर होस्टेस को चर्चा के लिए एक विषय देते हुए बड़ी मुस्कान के साथ उस एयर होस्टेस के साथ बातचीत की, और एयर होस्टेस भी हंस हंस कर उसके साथ बातें करती रही थी। मरियाना के साथ वह इतना बुरा रिश्ता नहीं था कि मुझे इतना स्वतंत्र महसूस करना पड़े, उसने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ सोचा। लेकिन वास्तविक कारण निश्चित रूप से यह तथ्य था कि वो ला पारीने पेरिस जा रहे थे, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उसके होटलों में से अशर का सबसे पसंदीदा होटल था। अशर जब भी अपने पेरिस वाले उस होटल में रहने आता था, उसको बहुत ही खुशी का आभास होता था। एयरपोर्ट पर उसका बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मिस्टर बिंग लिली के फूलों के गुलदस्ते के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद थे। श्री बिंग ला पारीने में वरिष्ठ प्रबंधक पद पर थे और एक कर्मचारी के रूप में अपना 7वां वर्ष पूरा करने वाले थे। अशर के साथ उनके अच्छे संबंध थे। हर कोई उसे वहां पसंद करता था। सभी को उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा लगता था। कोई भी उसके बारे में उसकी पीठ के पीछे कोई बात नहीं करता था। कोई भी कभी उसकी बुराई नहीं करता था। जैसे ही अशर होटल में दाखिल हुआ, कर्मचारी उसके चारों ओर जमा हो गए और उसे हर्षोल्लास के साथ सलामी दी। एक एक करके सभी कर्मचारियों से मिलने के बाद अशर कुछ देर आराम करने के लिए अपने खास स्वीट में दाखिल हो गया। उसकी खिड़की से रेस कोर्स का नजारा दिखाई देता था, जहां वह कई घोड़ों को इकट्ठा होते हुए देख सकता था। तभी उसने वहां नीचे काउबॉय हैट पहनी एक लड़की को देखा। वह एक रेस के घोड़े के पास खड़ी थी। वो इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन बहुत छोटी भी नहीं थी। उस लड़की की मौजूदगी ने अशर को अपनी तरफ आकर्षित किया। उसकी गोरी चिकनी त्वचा डूबते सूरज के सुनहरे प्रकाश में चमक रही थी। यूं कह सकते हैं कि वो सुंदर दिख रही थी। वो वास्तव में उसकी आंखों का रंग नहीं देख सकता था, लेकिन वो निश्चित रूप से बड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह घोड़े से बात कर रही हो और उसके गुलाबी गुलाबी होठ बार बार मुस्कान में बदल रहे थे। उसके कंधों से नीचे तक झूलते बाल उस घोड़े की गर्दन के ऊपर के लंबे बालों की तरह ही चमक रहे थे। वो एक चमकदार काले घोड़े को धीरे धीरे पुचकारती हुई उसको अस्तबल की तरफ ले जा रही थी। अशर ने उस लड़की को अपने उस होटल में पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन ये तो तय था कि वो होटल की एक कर्मचारी थी। जब अशर अन्य कर्मचारियों से मुलाकात कर रहा था,
तो उसने उस लड़की को वहां नहीं देखा था। उस लड़की को देखकर मन में उठी जिज्ञासा को नियंत्रित करने में असमर्थ वह कमरे से बाहर चला गया और रेस कोर्स पर पहुंच गया। वो उस लड़की को मिलकर जानना चाहता था कि वो लड़की कौन थी और वहां क्या काम करती थी। सुनो, ठीक उसके पीछे पहुंचकर अशर ने उससे कहा, आई एम सॉरी यंग मैन, तुम अब सवारी नहीं कर सकते, ये अब बंद हो गया है। उस लड़की ने अशर की आगे की कोई बात सुने बिना ही जवाब दिया, क्योंकि उसने सोचा कि शायद वो नौजवान घुड़सवारी करने के लिए आया था। अच्छा, और अगर मैं घुड़सवारी करने की जिद करूं तो? अशर ने चंचलता से पूछा। मेरा नहीं का मतलब नहीं है कि आपको बात समझ नहीं आई है। तुम रुको, मैं अपने चाचा को बुलाती हूं। उसके नजदीक जाकर अशर ने उसको चुप रहने को कहा। सालेहा लड़खड़ा गई, लेकिन एक कदम पीछे हटने पर फिर से सीधी खड़ी हो गई और एकदम शांत हो गई। अरे अरे, मेरा मतलब आपको डराना नहीं था, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मैं अपनी जमीन पर थोड़ा अधिकार तो दिखा ही सकता हूं? अशर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो आप मिस्टर अशर अली हैं? आई एम सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने आज आपकी तस्वीर देखी, लेकिन मैं आपको पहचानने में असफल रही। मुझे सच में खेद है। सालेहा ने चौड़ी खुली हैरान आंखों से जवाब दिया और अपने सामने खड़े आदमी को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। लड़की ने देखा कि वो एक 6 फुट का सुडौल कदकाठी काले बालों वाला एक खूबसूरत नौजवान था। उसका चेहरा तो किसी यूनानी देवता के चेहरे की तरह ही सुंदर था। उसकी छोटी छोटी दाढ़ी उसके खूबसूरत चेहरे पर खूब फब रही थी और उसकी मुस्कान तो एकदम ही कातिलाना थी। लड़की तो उसको देखकर जैसे मुग्धी हो गई थी और न जाने सोचों में डूबकर कहां खो गई थी। अशर की चमकती हुई काली आंखें जैसे उस लड़की के अंदर तक देख रही थी और इस बात का उस लड़की को भी आभास था। अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे इस तरह गौर से देखना बंद करो। मुझे पता है कि मुझे कम सुंदर दिखाने के लिए मेरी अधिकांश तस्वीरों को वो लोग पत्रिकाओं में संपादित करते हैं, इसलिए मैं शायद उन तस्वीरों में ज्यादा अच्छा दिखता हूं। अशर मुस्कुराया। हाँ, लड़की ने जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाते हुए बस इतना सा ही जवाब दिया। ओह, मेरा लड़का यहाँ है, मुझे लगा कि तुम कल आ रहे हो। बस इसी तरह से बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है। लड़की का चाचा समीर अहमद और रिसार्ट में पशु चिकित्सक ने उन दोनों के पास आकर अशर से कहा, आप एक जवान आदमी हो समी, आप बुढ़ापे की बात कैसे कर सकते हैं? अशर ने समीर अहमद को गले लगाते हुए जवाब दिया। मुझे तुम्हारे साथ कॉफी पीने की याद आती है मेरे बच्चे। आओ तुम भी हमारे साथ मेरे घर चलो और एक कप कॉफी हमारे साथ पियो और कुछ बातें करो मेरे साथ। अरे नहीं समी, मुझे कल के सम्मेलन के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है। मैं प्रस्तुति के बाद कल आपसे मिलूंगा। अशर ने समीर का हाथ थपथपाते हुए कहा। अशर, मैं तुमको अपनी भतीजी से मिलवाता हूँ। ये मेरी देखभाल करने के लिए भारत से यहाँ आई थी। मिस्टर बिंग वैसे भी एक वनस्पति विज्ञानी खोज रहे थे हमारे इस होटल के लिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ बुला लिया। समीर ने मुस्कुराते हुए अशर से कहा। ओह, ये तो वास्तव में बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे आशा है कि आपको यहाँ काम करने में मजा आएगा मिस सालेहा। मेरा नाम सालेहा खान है। बहुत ही खूबसूरत नाम है। इतना कहकर अशर पीछे पलटा और फिर तेज कदमों से होटल में अपने कमरे की तरफ चल दिया। सालेहा कुछ देर तक उसको दूर जाते हुए देखती रही। तभी उसके चाचा ने उसको पुकारा और वो उसके साथ अपने घर की तरफ चल दी। समीर के घर में। चाचा जी, मुझे नहीं पता था कि आप अपने मालिक अशर के साथ इतने करीब थे। आप उन्हें सर क्यों नहीं कहते? सालेहा ने अपने चाचा समीर को एक गिलास पानी का देते हुए कहा। अशर एक बहुत अच्छी आत्मा वाला इंसान है सालेहा। उसने कभी किसी को उसे सर कहने नहीं दिया है, समीर ने हंसते हुए कहा और पास की टेबल पर खाली गिलास रख दिया। अगर वो पहली जगह है जहां मैंने काम करना शुरू किया था और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी सांसें यहाँ ही अंत होंगी। मैं अपनी मृत्यु तक इसी होटल में काम करता रहूंगा। मैं अशर को तब से जानता हूं जब वह 5 साल का था। वे अपनी एक एक छुट्टी यहीं बिताते थे। उन्होंने मेरे साथ एक करीबी रिश्ता साझा किया। मुझे आज भी याद है कि जब उसके माता पिता का तलाक हुआ था तो वह मेरे कंधे पर रो रहा था,
बेचारा लड़का। अतीत की यादों में डूबे हुए सालिया की तरफ ना देखकर कहीं दूर देखते समीर ने कहा। बेचारा लड़का। अपने चाचा की बातें सुनकर सालिया ने ताज्जुब से मुस्कुराते हुए कहा। समीर और सालिया ने शेष शाम को छोटे लेकिन भव्य अली परिवार का पर चर्चा करने में बिताया। समीर ने सालिया को अशर और उसके परिवार से संबंधित सभी बातें बताई जो उसने सोचा था कि उसको जानना जरूरी था, लेकिन उसने वो बातें नहीं बताई जो सिर्फ अशर और उसके भाई जर्रार के बीच होती थी। रात होते होते सालिहा अली परिवार से भली भांति परिचित हो चुकी थी। मुलाकात के बाद अगले दिन अशर कॉफी के लिए आया था। सालिहा ने उसके लिए चाय बनाई थी और दोनों आदमियों को अकेला छोड़ने वाली थी, लेकिन अशर के सवाल से उसको रोक दिया गया था। तो सालिहा, आपने अपनी शिक्षा कब पूरी की? अशर ने पूछा। 5 साल पहले सर, उसने जवाब दिया। अच्छा, ये अच्छा है। अशर, मेरी भतीजी बहुत ही मेहनती है। मुझे यकीन है कि आपको यहाँ उसका काम पसंद आएगा। समीर ने मुस्कुराते हुए अशर और सालिहा की तरफ बारी बारी से देखते हुए कहा। मुझे यकीन है कि मुझे सब कुछ बहुत ही पसंद आएगा। अशर ने सालिहा को बहुत ही गहरी और गंभीर नजरों से देखते हुए कहा। मुझे हमारे अस्तबल के सबसे सुंदर घोड़े ब्लैक ब्यूटी को जाकर देखना है, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ समय अकेले में लूंगी। आपका समय अच्छा गुजरे, सालिहा ने कमरे से निकलते हुए कहा। मुझे लगता है कि वो वास्तव में घोड़ों से प्यार करती है। अशर ने बाहर जाती हुई सालिहा को पीछे से देखते हुए समीर से कहा। हाँ, वह घोड़ों से सच में ही बहुत प्यार करती है। वो बहुत अच्छी लड़की है और उसने बहुत बुरा समय देखा है। जब वह 3 साल की थी तब उसके माता पिता ने दुनिया छोड़ दी और उसकी देखभाल उसकी दादी ने इंदौर, भारत में की। उसकी दादी मेरी माँ की बहन का 18 साल की उम्र में निधन हो गया था और तब से वह हम सभी की बहुत कम मदद के साथ अकेली है। इसलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया। मेरे बच्चे, मैंने पहले भी ऐसा किया होता, लेकिन बहुत सारी जटिलताएं थी। मैं उसे स्थिर और खुश देखने से पहले मरना नहीं चाहता। वो खुशी की हकदार है और मुझे उम्मीद है कि उसे ये बहुत जल्द मिल जाएगी। और हाँ, वो सभी जानवरों से प्यार करती है, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वापस जाते समय अशर ने सालिहा को दूर अस्तबल में ब्लैक ब्यूटी नाम के घोड़े के साथ खड़े पाया। ये ब्लैक ब्यूटी अन्य घोड़ों की तुलना में क्यों खास है? उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए पीछे से पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप यहां नहीं थे तो ब्लैक ब्यूटी ने अपना सबसे अच्छा साथी घोड़ा ब्रुक खो दिया था और दुख को भांपते हुए मैं उसे बस साथ दे रही हूं। सालिहा ने अशर की ओर मुड़कर जवाब दिया। अब समझा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन जितना प्यार भरा दिल तुम्हारे पास है उतना तो शायद ही किसी इंसान के पास होता है आज की इस दुनिया में। शुभ रात्रि मिस सालिहा। आपको भी शुभ रात्रि सर। मुझे ये सर कहकर मत बुलाओ, बस मुझे अशर कहकर बुलाओ। अशर ने अपने कमरे में जाने से पहले आखिरी बार मुड़ते हुए कहा। सालिहा अशर की पीठ के पीछे अंधेरे में ब्लैक ब्यूटी के साथ खड़ी अशर को जाते देखती रह गई थी। वो सोच रही थी कि अशर निश्चित रूप से सुंदर था और उसके सुंदर व्यवहार के कारण वो उस होटल के सभी कर्मचारियों से प्यार प्राप्त करता था। उनके पास सत्ता और समृद्धि के अहंकार का अभाव था, लेकिन उनके बारे में कुछ बहुत ही प्रभावशाली था। वो इसका पता नहीं लगा पा रही थी। सालिहा सोच रही थी कि अशर में कुछ तो ऐसी बात थी कि वो दूसरों को अलग दिखता था और तुरंत ही लोगों के दिलों को जीत लेता था। सपना। जैसे ही अशर ने अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश की, उसे सालिहा के चाचा समीर की आंखों में दर्द याद आया। जब उसने सालिहा के माता पिता के बारे में बात की थी। इतनी कम उम्र में माता पिता को खोना वाकई मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। वो उसे महसूस कर सकता था क्योंकि उसके माता पिता के तलाक के बाद उसे भी अवसाद और निराशा का सामना करना पड़ा था। फिर भी उसने सोचा, तलाक कभी भी किसी को हमेशा के लिए खो देने और
उन्हें कभी नहीं देखने जितना बुरा नहीं हो सकता। जहां तक अशर के जीवन के बारे में बात करें तो कुछ बुरा नहीं था। हालांकि वो अपने पिता के साथ रहता था और अपनी माँ की तुलना में एक मजबूत बंधन साझा करता था, लेकिन कम से कम उसे जब चाहे माँ से बात करने की राहत तो मिली हुई थी और उसके पिता उसको कभी रोकते नहीं थे। वो जब चाहे अपनी अलग रह रही माँ से बात कर लेता था। उसके विचार सालेहा के पास चले गए। औसत कद, गौर रंग की बहुत ही सुंदर भारतीय लड़की, बादाम सी बड़ी आंखें और सुंदर सुंदर बाल। वो साधारण नहीं दिखती थी। उसके अनुभवों ने निश्चित रूप से उसे ताकत दी थी और निश्चित ही उसे सभी लड़कियों से अलग कर दिया था और पहली नजर में ही लगता था कि वो अन्य लड़कियों की तरह साधारण नहीं थी। कुछ समय पहले होटल के मैनेजर श्री बिंक ने अशर को एक 28 वर्षीय भारतीय लड़की को काम पर रखने के बारे में बताया था और अब जब वह उस लड़की से मिल चुका था तो उसे गर्व हुआ, क्योंकि ला परीना होटल में सबसे अद्भुत लोग काम कर रहे थे। रात ठंडी थी और अचानक अशर को एहसास हुआ कि वह समय में शहर के इफिल टावर के अलावा कोई और रोशनी नहीं थी। रात बहुत गहरी हो गई थी और अशर यूं ही शहर में घूमने के लिए अकेला ही होटल से बाहर निकल गया था। वो इधर उधर भटकता रहा और फिर उसने देखा कि कोई चांदी की चमकीली पोशाक में उसकी ओर आ रहा था। वो उस आकृति को पहचान नहीं सका, लेकिन जैसे जैसे वह आकृति उसके करीब होने लगी उसने महसूस किया कि ये सालेहा थी। वो उसके पास से आ रही और वो तो जैसे उसकी तरफ आ रही चांदी की चांदनी से मंत्रमुग्ध होकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसने खुद को उसकी ओर बढ़ाया और कुछ ही समय में वे एक दूसरे की बाहों में थे और एक भावुक चुंबन में शामिल हो गए। अशर को खुशी का ठिकाना नहीं लगा, लेकिन फिर उसने बादलों की आवाज सुनी। उसकी आंखें खुल गई थी और उसे पूर्ण अंधकार का एहसास होने लगा। जैसे ही उसने अपने हाथों को ढीला छोड़ा तो उसको आभास हुआ कि वो तो अपने कमरे में था, अपने बिस्तर पर, और कमरे की खिड़की पर हवा के टकराने की आवाज आ रही थी। अब उसको आभास हुआ कि साले का साथ वो चुंबन का दृश्य सिर्फ एक सपना ही था। वो उस सपने के बारे में सोचकर अपने बिस्तर पर लेट गया, जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था वो उसके साथ होगा। उसने सालेहा के बारे में जो कल्पना की वो उसके लिए अभी भी एक रहस्य था। वो उस कल्पना में बारे में सोचकर एक बार फिर से मुस्कुराया, लेकिन उसने एक फैसला तो कर लिया था कि अगले दिन वो अवश्य ही एफिल टावर घूमने जाएगा। उसने अपना तकिया पकड़ लिया और सोने के लिए करवट बदल ली। वो एक बार फिर से उस लड़की के सपने में डूबने की कामना करने लगा। सालेहा और अशर। अगली शाम अशर ने एफिल टावर का दौरा किया और उसने सालेहा को चांदी सी चमकती ड्रेस में नहीं देखा, लेकिन उसे नीली डेनिम शर्ट और सफेद पैंट्स में देखकर दंग रह गया। वो रात के सपने वाली सालेहा से भी ज्यादा सुंदर दिख रही थी। उसका रूप देखकर एक बार तो अशर का दिल जैसे बहुत जोर से उछल गया था। क्या उसका सपना सच होने वाला था? हेलो, सुनो, अशर ने सालेहा को आवाज लगाई, क्योंकि शायद सालेहा ने उसको वहां खड़ा नहीं देखा था। अरे, तुम कैसे हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ, मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि ये वास्तव में एक बेवकूफी है। कृपया इसे अनदेखा करें, सालेहा ने हंसते हुए कहा। तो क्या तुम यहाँ अकेली आई हो? अशर ने पूछा। हाँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो खुद यात्रा करते हैं और पेरिस शहर के नज़ारों का आनंद लेते हैं। उन दोनों के लिए वो खूबसूरत शाम वाकई बहुत अच्छी चल रही थी। उन्होंने विभिन्न देशों में अशर के जीवन और भारत में सालेहा के जीवन के बारे में बात की। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने बहुत से अनुभव साझा किए। अशर ने महसूस किया कि सालेहा ने अपने बारे में ज्यादा खुलकर नहीं बताया था, लेकिन अशर को इतना अंदाजा तो हो ही गया था कि वो निश्चित रूप से एक भावुक विचारक थी।
अशर को ऐसा लगा जैसे कि वो बहुत लंबे समय के बाद किसी लड़की के साथ इतनी बातें कर रहा था, और वो भी इस तरह खुलकर बातें कर रहा था। हर कोई आपको पसंद करता है अशर, वे आपकी कंपनी से प्यार करते हैं, और मैंने कभी किसी को आपकी पीठ के पीछे बातें करते नहीं देखा। सब लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं। वे कहते हैं कि आप उन्हें कभी भी एक कर्मचारी की तरह महसूस नहीं कराते, बल्कि हमेशा परिवार के सदस्य की तरह महसूस कराते हैं, सालिया ने कहा। मैं ये बात कभी नहीं समझता कि पैसे के आधार पर रेखाएं क्यों खींची जाती हैं। मेरे दुनिया भर में जितने भी होटल हैं वो सब मेरे कर्मचारियों के कारण हैं, और वे मेरे सभी सम्मान और ध्यान के पात्र हैं। ये उनकी वजह से है कि हम अच्छी स्थिति रखते हैं, और अंततः ये उनकी कड़ी मेहनत है। वे हमेशा मेरा परिवार है, और यही कारण है कि मैं उन्हें अपना प्यार दिखाने में कभी असफल नहीं होता। और ईमानदारी से कहूं तो मैं कभी उनसे मुझे सर के रूप में शीर्षक देने की उम्मीद नहीं करता। और तुम जानती हो कि ये सब मेरे पिता ने सिखाया है, और इसलिए ये मेरी जड़ों में है। उसने सालिया की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, आप एक अच्छी आत्मा है, और आप दिल तो सोने का है ही। सालिया ने अशर का हाथ थपथपाते हुए कहा। उस बातचीत और सालिया के द्वारा उसके हाथ को थपथपाए जाने के कारण उनके बीच एक हलचल सी मच गई, और कुछ ही मिनटों में दोनों के होंठ आपस में मिल गए। ये निश्चित रूप से जादुई था, लेकिन सालिया चुम्बन से अचानक ही अलग हो गई और एक कदम पीछे हट गई। अच्छा, मुझे जाना है, सालिया ने अपने हैंडबैग को प्यार से सहलाते हुए कहा। हम एक ही जगह जा रहे हैं जहां तक मुझे लगता है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी गाड़ी वो वहां पर खड़ी है, अशर ने जवाब दिया। सालिया ने कोई अनिच्छा नहीं दिखाई, और जल्द ही वे पूरी तरह से मौन में होटल के लिए रवाना हो गए। अशर ने अपनी कार खड़ी की और उसके साथ स्टाफ एरिया में गया। आज मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया सालिया, तुम सच में एक अनोखी इंसान हो, अशर ने अस्तबल के सामने पहुंचने के बाद सालिया से कहा। हाँ, मुझे भी आज आपके साथ बातें करना बहुत ही अच्छा लगा, सालिया ने जमीन को देखते हुए जवाब दिया। वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बिस्तर पर आराम से लेटे हुए अशर ने अपने सपने के बारे में सोचा। एक सपना जो कमोबेश सच हो गया था, ठीक वैसे ही जैसी उसने कल्पना की थी। उसके बारे में सोचते ही उसके होंठ एक मुस्कान में मुड़ गए। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, उसने सोचा। सालिया ने पूरी रात केवल उस एक ही वाक्य पर विचार किया जो शाम को अशर ने बोला था, तुम एक अनोखी इंसान हो। अशर को हमेशा लापरीने पेरिस होटल के वातावरण से प्यार रहा था। वो हमेशा खुश रहता था, और अब वह खुश था क्योंकि उसने सालिया के साथ का आनंद लिया था। उसको अब उस होटल का वातावरण और भी खुशनुमा लग रहा था। उस दिन के बाद दोनों ने अस्तबल और आसपास ज्यादा समय साथ साथ बिताना शुरू कर दिया। वो एक साथ ब्लैक ब्यूटी को दुलारते थे। सालिया ने अशर को होटल के आसपास मौजूद वनस्पतियों की प्रजातियों और उनकी विशेषताओं के बारे में बताया, क्योंकि वो एक वनस्पति वैज्ञानिक थी। वो खुले आसमान के नीचे घास पर लेटे हुए जीवन पर चर्चा करते थे। अशर ने निश्चित रूप से इन सभी चीजों को अपने पूरे जीवन में कभी भी महसूस नहीं किया था। विलासिता में पलकर बड़े हुए अशर के लिए सालिया के साथ घास पर लेटना, पेड़ पौधों का अध्ययन करना, प्रकृति के बारे में बातें करना, घोड़ों को दुलारना और उनकी सवारी करना बहुत ही अच्छा लगने लगा था। वो उसे 1 या 2 दिन के लिए अपने साथ रात के खाने पर ले गया, और उसको कुछ भी अजीब नहीं लगा था, और सालिया ने भी हर पल का भरपूर आनंद लिया था। तब तक भी ऐसे कोई संकेत नहीं मिलते थे कि वो दोनों अच्छे दोस्तों के सिवा कुछ और थे, क्योंकि अशर ने औपचारिक रूप से सालिया को कभी डेट नहीं किया था। वो निश्चित रूप से अपने जीवन का सबसे खूबसूरत समय बिता रहा था, जिसे उसने अपने जीवन में कभी किसी महिला के साथ महसूस नहीं किया था। रहने वाला प्यार। शुक्रवार को अशर के पेरिस छोड़ने और कनाडा जाने के एक दिन पहले
उसके घर से उसको छोटे भाई जर्रार का फोन आया। उसकी आवाज में खुशी ने अशर को किसी खुशखबरी का आभास करवाया। तो मेरे छोटे भाई, मैं खुशी महसूस कर सकता हूं, जल्दी कारण बताओ। मैं आपको आमने सामने बताना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि ये फोन पर होना चाहिए। अच्छा, आपका छोटा भाई एक महिला के लिए हाँ करने के लिए तैयार है, और सोचो वो कौन है? एम्बर। आप विश्वविद्यालय की मेरी दोस्त को जानते हो? जर्रार ने खुशी से कहा। ओ, निश्चित रूप से एम्बर, जिसके साथ तुमने अपनी प्रस्तुति दी थी और इसे एक शरारत के रूप में बर्बाद कर दिया था। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारे बीच भी कुछ पक रहा था। नहीं भाई, मैं उससे एक हफ्ते पहले ही 5 साल के लंबे समय के बाद मिला था, और मुझे अचानक ही महसूस हुआ कि अगर मेरे लिए कोई लड़की थी तो बस वही थी, जर्रार ने कहा। लेकिन क्या तुमको यकीन है कि मेरे भाई के? हाँ, ये ठेठ प्यार नहीं है, मुझ पर विश्वास करो, इससे कहीं अधिक है। ये सच्चा प्यार है और हमेशा के लिए रहने वाला प्यार है। मुझे पता था कि तुम चौंक जाओगे अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरा मतलब सिर्फ एक हफ्ते पहले उससे 5 सालों के बाद मिला था, लेकिन यह सार्थक और सुंदर है, जर्रार ने अशर के वाक्य को बीच में काटते हुए समझाया। मुझे तुम पर भरोसा है जर्रार, और मुझे पता है कि जब तुम सोचते हो कि ये सच है तो ये होना ही है। मैं तुम सभी को शुभकामनाएं देता हूं मेरे भाई, और कृपया लंदन से थोड़ा जल्दी लौटाओ। मैं कल घर के लिए निकलूंगा। बस 2 बैठकें बाकी है और मुझे लगता है कि मैं गुरुवार तक वहां पहुंच जाऊंगा। पिताजी ने मुझे जल्द से जल्द सगाई की योजना बनाने के लिए कहा था, इसलिए घर आने पर हम इस पर चर्चा करेंगे। क्या आप उत्साहित नहीं हैं? जर्रार ने खुशी से भरते हुए कहा। ओह, मैं कितना खुश हूं तुम जान नहीं सकते हो, अशर ने जवाब दिया। फोन कॉल के बाद उसके विचार तुरंत उसके अपने जीवन में आ गए, फिर उसके प्रेम जीवन और फिर सालेहा की तरफ आ गए। उसने अपने दिमाग से उसकी तस्वीर हटाने के लिए अपना सिर हिलाया, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ था। उसको ये सोच सोच कर हैरानी हो रही थी कि उसको क्या हो रहा था, क्योंकि पहले उसने किसी भी लड़की के साथ ऐसा महसूस नहीं किया था। अपने जीवन में पहली बार वो अपने परिवार से मिलने के लिए इतना उत्साहित था। वो जर्रार को देखने और उसकी कहानियों को सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि उसे अपना प्यार कैसे मिला। वो मुस्कुराया क्योंकि उसने अपने छोटे भाई की बड़ी बुरी आंखों की कल्पना की थी, जो अब अपना परिवार शुरू करने के लिए बड़ा हो गया था। जैसे ही उसके जहाज ने उड़ान भरी, उसने अपने सीने में भारीपन महसूस किया, मानो वो कुछ पीछे छोड़ रहा हो, कुछ ऐसा जो अलविदा कहने से पहले दिया जाना जरूरी था। उसने एयरपोर्ट पर सालेहा का चेहरा याद किया। उसके जाने के दौरान उसने उससे ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन वो अभी भी उसकी खुशबू, उसकी खूबसूरत मुस्कान को महसूस कर सकता था। उस दिन जहाज में चढ़ने से पहले सालेहा और अशर के बीच का वो आलिंगन अचानक हुआ था, लेकिन औपचारिक सा ही था, लेकिन सुगंध असामान्य थी। इससे उसका सिर भर गया और वह उसे तब तक अपने नियंत्रण में लेने से नहीं रोक सका जब तक कि वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच गया। एक निष्कर्ष जो पेरिस में रहते हुए भी लिया जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं खोया था। ऐसा सोचते ही वो अपने आप मुस्कुराया। कनाडा उसका घर था। वो कनाडा के ओटावा शहर से बिल्कुल निकटता महसूस करता था। वो हमेशा अपने घर से प्यार करता था। वो बहुत ही खूबसूरत, चारों तरफ से शानदार लान और बगीचे से घिरा हुआ एक बड़ा सा बंगला था। उसको अपने घर की हर चीज से प्यार था। महान अली परिवार का मिलन हमेशा भव्य होता था। शानदार रसीले रात्रि भोज से लेकर वे खेल खेलने का आनंद लेते थे। वह निश्चित रूप से उन सभी के लिए एक खुशी की जगह थी। अशर अपने चचेरे भाइयों से मिला और अपनी बहनों के छोटे बच्चों के साथ दिन बिताया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और घर में हर कोई इसे समझ सकता था। वह निश्चित रूप से खुश था और उसका दिमाग शांत था, क्योंकि वो पहले ही निष्कर्ष पर पहुंच चुका था और इसके बारे में कोई डर नहीं था, कोई और विचार नहीं था। उनके आगमन का दिन अच्छी तरह से बीता और रात में वो अपने पिता की बालकनी में खड़े होकर उनके साथ देर रात कॉफी पीते हुए एम्बर और जर्रार की सगाई की पार्टी के बारे में चर्चा करता रहा,
बाप बेटा दोनों ही खुश थे कि आखिर जर्रार ने तो शादी के लिए हाँ कर ही दी थी। तो अब तुम्हारे छोटे भाई की सगाई की तो सब तैयारी हो गई है, लेकिन कब मैं अपने बड़े बेटे के लिए ऐसा करने जा रहा हूं? उसके पिता ने उस पर आंख मारते हुए कहा, जैसे वो अपने किशोर बेटे से बात कर रहे हो। अशर जोर से हंसा और फिर उसने कहा, हो सकता है कि शायद छोटे की सगाई के अगले दिन ही। ये सुनकर निश्चित ही उसके पिता हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनका बड़ा बेटा इतनी आसानी से उनको उसकी सगाई या शादी के बारे में सहमति की खबर सुनाने वाला था। अगर यह सच है तो मैं इस समय पृथ्वी पर सबसे खुश व्यक्ति हूं। मेरी बहू का नाम बताओ। सालेहा, अशर ने कहा। पिता के साथ अगले 2 घंटे इतनी जल्दी निकल गए कि अशर को पता ही नहीं चला कि वो अपने पिता के साथ अपने प्रेम जीवन के बारे में चर्चा कर रहा था। उनके बीच का रिश्ता हमेशा से ही मजबूत रहा था और अशर अपने पिता के साथ किसी घनिष्ठ मित्र की तरह ही बात करता था। लेकिन मेरे बेटे, तुमने उससे इस बारे में बात तक नहीं की। अपना फैसला मुझे बताने से पहले तुमको कम से कम सालिया से उसकी मर्जी भी तो मालूम कर लेनी चाहिए थी। जो कुछ तुमने मुझे उसके बारे में बताया है, उससे तो साफ लगता है कि तुमने अभी तक सालिया से शादी के बारे में कोई बात तक नहीं की है। ओ हाँ पिताजी, मुझे कनाडा आने के रास्ते में इसका एहसास हुआ था। मुझे पता है कि मुझे उससे इस बारे में बात करनी चाहिए थी। मैं इसमें देरी नहीं करना चाहता, लेकिन जरा 2 दिनों में वापस आ जाएगा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। अशर ने निराशा से कहा, अच्छा बेटा, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। उधर सालिया हर पल अशर की कमी महसूस कर रही थी और उसके लिए एक एक पल बिताना भी मुश्किल होने लगा था। सालिया ने एयरपोर्ट पर अपनी भावनाओं के साथ बहुत कड़ा संघर्ष किया था। सालिया ने खुद को डांटा, क्योंकि उसको लगने लगा था कि उसने अशर के साथ सिर्फ एक तरुणी की तरह ही व्यवहार किया था और उस रिश्ते को गंभीर ढंग से नहीं लिया था। वो तभी अशर के बारे में सोचकर और उसके साथ बिताए गए समय के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। वो सोचने लगी कि क्या वो इतनी बेवकूफ थी। जब अशर उसकी तरफ बढ़ने लगा था तो उसको उस चुम्बन से खुद को पीछे नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही थी। जैसे जैसे दिन बीतता गया उसकी हताशा बढ़ती गई, लेकिन अशर ने उसे एक बार भी फोन नहीं किया। इस पर उसके मन ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसका दिल कुछ भी महसूस करने से हिचक रहा था। मुझसे शादी करोगी? वो अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने सोचा कि उसके चाचा समीर घर आ गए थे। उसने दरवाजे पर जो देखा वो अकल्पनीय था। लाल गुलाब के साथ उसके सामने खड़ी लंबी सुंदर आकृति को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी और चौड़ी हो गई। अशर, उसने कहा और अपना मुंह खुला रहने दिया। उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे देखते ही अशर का दिल दौड़ पड़ा और उसने खुद को उसकी बड़ी काली आंखों में डूबा हुआ महसूस किया। वे 2 मिनट तक एक दूसरे को अच्छे से देखते रहे और बाद में भावनाओं का एक ऐसा तूफान आया कि दोनों को ही उड़ाकर ले गया। कुछ ही मिनटों में वो उसकी बाहों में थी, क्योंकि उसने उसे कमर से कसकर पकड़ रखा था। उनके होंठ मिले और उन्होंने आग लगा दी। उसने सालिया का चेहरा थपथपाया और सीधे उसकी आंखों में देखा। अशर को उसका जवाब मिल गया था। उसने सालिया के माथे को बहुत ही प्यार से चूमा और एक घुटने पर झुक गया। ये नजारा देख सालिया फिर से अवाक रह गई। इसके बाद उसने जो कुछ सुना उसको खुश करने के साथ साथ स्तब्ध कर गया। सालिया खान, आई लव यू। मुझसे शादी करोगी? वो पहले वाक्य पर थोड़ा कम चकित हो सकती थी, लेकिन दूसरा एक कल्पना से परे था। पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो कुछ ऐसा था जो वो हमेशा चाहती थी, विवाह, जीवन भर के लिए प्यार का वादा।
उसने उसका हाथ पकड़ लिया और सही शब्द कहा, हाँ। उसने उसे जोर से गले लगाया और फिर उस रात उसके पिता ने उसे दिया गया एक छोटा सा डिब्बा निकाला। इसमें सालेहा ने जीवन में देखी हुई अब तक की सबसे खूबसूरत अंगूठी थी। उसने उसे अपनी उंगली पर पहना और इस तरह अपने प्यार का इजहार किया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और एक दूसरे की आंखों ही आंखों में प्यार करने का वादा किया। ग्रेट अली परिवार ने उस वर्ष कई कार्यक्रम मनाए, न सिर्फ जर्रार और अशर की सगाई बल्कि उनकी शादियां भी। अगला साल भी खुशियां लेकर आने वाला था। अली के नए वारिस उस परिवार में अपने जीवन को संवारने आने वाले थे। अब परिवार की खुशियां इतनी हो गई थी कि संभाले नहीं संभल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, हर खुशी के पीछे कहीं दूर दुख भी इंतजार कर रहा होता है। शादी के बाद सालेहा अपने भारतीय दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने गई। अशर, जर्रार की नई पत्नी अंबर और उनके पिता मिस्टर अली को चीन में अपने एक होटल के उद्घाटन में शामिल होने के लिए चीन जाना था। निष्कर्ष की ओर पूरा परिवार चीन चला गया, लेकिन सालेहा और उसके चाचा समीर भारत में थे। पर सालेहा एक एक दो दो घंटे में अशर से फोन पर बात कर रही थी। चीन से वापस कनाडा आने से पहले अशर ने सबको कहा कि उसको कम से कम एक दिन पेरिस में अपने होटल में बिताना चाहिए, जहां उसको उसकी जीवन साथी सालेहा मिली थी। अशर के परिवार के सभी लोगों को होटल के पीछे का रेस कोर्स और अस्तबल भी दिखाए। ब्लैक ब्यूटी घोड़ा अशर को देखते ही उसकी तरफ दौड़ता आ गया। उसने घोड़े के माथे को चूम लिया, पर अशर को लग रहा था कि वो घोड़े को नहीं, अपनी सालेहा को चूम रहा था। उसने अपने साथ लाए हुए एक टोकरी लाल लाल सेब ब्लैक ब्यूटी के सामने रख दिए और वो उन सेबों को एक एक करके खूब चबा चबा कर खाने लगा। उस शाम को सालेहा ने देर तक अशर से फोन पर बातें की। वो सोच रही थी कि काश वो भी उन लोगों के साथ पेरिस में अपने होटल में होती। अब तो वो भी उस होटल की मालकिन थी, क्योंकि वो अशर की बीवी थी। देर रात 12 बजे अली परिवार के लोग एक के साथ एक जुड़े हुए 4 कमरों में सो गए। उनके होटल की पहली मंजिल पर थे। अगली सुबह सालेहा ने जब टेलीविजन खोला तो टेलीविजन पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज देखते ही उसकी सांसें ही अटक गई। खबर चल रही थी, पिछली रात को करीब 12:20 पर पेरिस के ला परीना होटल में एक भयंकर विस्फोट हुआ है। निचली और पहली मंजिल के 12 कमरों के परखच्चे उड़ गए। फिर से उभर रहे नाजी समूह ने इस विस्फोट का जिम्मा लिया। इस समूह के लोग कई वर्षों से फ्रांस में मुसलमानों के विरुद्ध ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे। अपुष्ट खबरों से मालूम चला है कि होटल में उस रात को ला परीना होटलों की श्रृंखला के मालिक अली परिवार के सभी सदस्य ठहरे हुए थे। इस बात की पुष्टि हो गई है कि पहली मंजिल के 4 कमरों में से 8 लाशें बरामद हो गई। इस दुर्घटना में मिस्टर अली, उनके दोनों बेटे अशर और जर्रार की नई नवेली दुल्हन एम्बर भी मारे गए हैं। सौभाग्य से मिस्टर अशर की पत्नी सालेहा खान अभी भारत में है। पुलिस अब सालेहा टेलीविजन को इस तरह देख रही थी जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया था। समीर चाचा भी उसके पीछे आकर खड़े हो गए थे और ये खबर सुन रहे थे। वो भी पूर्ण अविश्वास की मुद्रा में थे। सारा जीवन जिस परिवार की सेवा की थी, वो एक झटके में ही इस दुनिया से चला गया था। 24 घंटे के बाद सालेहा काले लवादे में पेरिस के कब्रिस्तान में अपने ससुराल के सभी सदस्यों को दफनाते हुए देख रही थी। जैसे ही वो अपने समीर चाचा के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकली, 20 पत्रकारों ने उसको घेर लिया। अब सालेहा खान दुनिया भर में फैले हुए 80 लापरीना होटलों की अकेली मालकिन थी। अखबार में उसके अचानक पलट गए भाग्य के बारे में खबरें छप रही थी, पर सालेहा रात भर
पास के एक होटल के कमरे में आंसू बहा रही थी। होटल ला पारीना पेरिस को पुलिस ने सील कर दिया था। अगली सुबह वो उठकर सीधी होटल के पीछे के अस्तबल में गई तो ब्लैक ब्यूटी उसको देखते ही दौड़कर उसके पास आ गया। वो घोड़े की गर्दन से इस तरह लिपट गई जैसे कि वो अशर को गले लगा रही थी। तभी उसने देखा कि ब्लैक ब्यूटी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सालिया सोचने लगी कि एक तरफ वो दरिंदे थे जो अपनी तरह के इंसानों के धर्म के नाम पर खच्चे उड़ा देते थे, और एक तरफ ब्लैक ब्यूटी जैसे प्यार करने वाले जानवर थे जो इंसानों की मौत पर आंसू बहाते थे। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।